हाँ बच्चों, आज हम आप लोगों को धरातल का रूप बदलने वाले कारक इसके विषय में पूर्ण रूप से जानकारी देंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जिस धरती की सतह पर हम आप रहते हैं, अपना आवास बनाते हैं, निवास करते हैं, अपने सारे जीवन उपयोगी कार्य इस धरती की सतह पर हम आप करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, चाहे शैक्षिक भ्रमण के माध्यम से, चाहे आप अपने व्यक्तिगत भ्रमण के माध्यम से, आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे धरातल का स्वरूप या हमारा धरातल सर्वत्र एक समान नहीं है। कहीं पर आप देखते हैं धरातल का स्वरूप ऊंचा है, कहीं पर नीचा है, या कहीं कहीं पर जो है आपको पठार के रूप में, कहीं पर पर्वतमालाओं के रूप में, और कहीं पर आपको जो है झील, तालाब या महासागरों के रूप में आपको धरातल का स्वरूप दिखलाई पड़ता है। तो हम आप सभी जानते हैं कि यह परिवर्तन धरातल की सतह पर जो परिवर्तन होते हैं उसके पीछे कुछ शक्तियाँ कार्य करती हैं। तो उन शक्तियों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, और साथ ही साथ आज हमारे धरातल का क्या स्वरूप है, पहले इसके बारे में हम आप जान लेते हैं कि जैसा कि पूर्व जानकारी के अनुसार हम आप जानते हैं, पूर्व में हमने आपने अध्ययन किया है कि हमारी आपकी पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, और उत्पत्ति होने के पश्चात जब इस पृथ्वी की उत्पत्ति हुई कालांतर में, उस समय आप लोगों ने दो सिद्धांतों के माध्यम से आप लोगों को बताया गया था कि किस रूप में हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, और उत्पत्ति होने के पश्चात आज भी हमारे पृथ्वी का आंतरिक भाग वह पूर्ण रूप से गर्म है, और गर्म होने के साथ साथ ऊपरी सतह जैसे जैसे धीरे धीरे ठंडी होती गई, और आंतरिक भाग इसका गर्म होने के कारण आज भी हमारे धरातल के अंदर जो है कुछ ऊष्मा या रेडियो एक्टिव तरंगों के माध्यम से विकिरण के माध्यम से हमारे धरातल की सतह पर परिवर्तन होते रहते हैं। जैसा कि हम आप देखते हैं कि कहीं कहीं पर ऊंचे भूभाग वह धीरे धीरे घिसकर, चाहे वह मानवीकृत प्रयासों के माध्यम से या प्राकृतिक प्रयासों के माध्यम से वह धीरे धीरे प्रायः समतल हो जाते हैं। तो इस प्रकार एक जो प्रकृति का नियम है कि ऊंचे भूभाग घिसकर वह प्रायः समतल होते हैं, और उस भूभाग से जो निक्षेप या जो अवसाद वह किसी दूसरे स्थान को स्थानांतरित होता है, वह स्थान निचले स्थल वह भी प्रायः जो है ऊंचे हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारे धरातल के ऊपर बहुत से परिवर्तन होते रहते हैं। अब इस परिवर्तन के होने के कौन कौन से कारण हैं, पहले हम धरातल के स्वरूप के बारे में जानकारी ले लेते हैं। धरातल का रूप बदलने वाले कारक के अंतर्गत जो है, पहले धरातल का रूप धरातल का रूप क्या है, जो हम आप अपनी नग्न आँखों से धरातल की सतह के ऊपर देखते हैं, जिसमें आपका कहीं पर जो है पर्वत है, पठार है, झील है, तालाब है, मैदान है इत्यादि। पर्वत, पठार, झील, तालाब, मैदान, हम आप देखते हैं पर्वत, पठार, झील, तालाब, मैदान, इन सभी में भी
परिवर्तन होता रहता है। पर्वत, कोई ऐसे ऐसे पर्वत हैं कि जिनकी ऊंचाई लगातार बढ़ रही है, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा हिमालय पर्वत जो इस श्रृंखला के अंतर्गत आता है, इसकी ऊंचाई नित्य नई जो है या प्रतिवर्ष यह अपने उत्थान पर है, यह धीरे धीरे जो है ऊपर उठ रहा है। उसके दूसरी तरफ पठार के बारे में हम जानते हैं, हमारे देश में दक्षिण भारत का या दक्कन का पठार जिसे कहा जाता है, वह प्रायः जो है घिसकर अब समतल मैदान का रूप धारण कर रहा है। उसके बाद झीलों में भी हम देखते हैं कि झीलों के स्वरूप में भी परिवर्तन होता रहता है। कहीं कहीं पर झीलें या तो विस्तृत रूप धारण कर लेती हैं या कहीं कहीं पर संकुचित हो जाती हैं। उसके बाद तालाब की स्थिति भी आप जो है प्रायः अपने आसपास के क्षेत्रों में देखते रहते हैं। कहीं कहीं पर तालाबों की स्थिति में बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाता है। छोटे बड़े तालाब जो है वह बहुत विशालकाय तालाबों का रूप ले लेते हैं या वह बिल्कुल ही सूख कर समतल मैदानों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। मैदान के बारे में भी आप जानते हैं कि जिस मैदान का तात्पर्य होता है कि वह समतल भूभाग जिस पर जो है हम आप कृषि का उत्पादन या बगीचे का उत्पादन या वनों की वृद्धि विकास कर सकते हैं, उसे हम जो है मैदानी भूभाग कहते हैं। तो जैसा कि आपने पढ़ा है कि हमारे देश में मैदानों में भी एक प्रकार से ढाल पाया जाता है, यानी कि वह भी अपने ढाल के कारण जो है पानी का बहाव या पानी की निकासी की व्यवस्था संपूर्ण रूप से किए रहते हैं। तो ये हमारे जो है धरातल का रूप होता है। अब इसके बाद आइए हम आप लोगों को बताते हैं कि धरातल के रूप को बदलने वाले कारकों में कौन कौन सी शक्तियाँ या कौन कौन सी क्रियाएं कार्य करती हैं। तो इसमें बच्चों मुख्य रूप से दो प्रक्रियाएं कार्य करती हैं। धरातल का रूप बदलने में मुख्य रूप से दो प्रकार की क्रियाएं कार्य करती हैं। एक परिवर्तन होता है दीर्घकालिक जो है भू परिवर्तन या मंद गति से होने वाला परिवर्तन। पहला है दीर्घकालिक भू परिवर्तन या मंद गति से होने वाले परिवर्तन। से होने वाला दीर्घकालिक भू परिवर्तन या इसे हम मंद गति से होने वाला परिवर्तन भी कहते हैं। तो बच्चों, दीर्घकालीन भू परिवर्तन ऐसे परिवर्तन होते हैं कि जो हमें आपको दिखलाई नहीं पड़ते। जैसा कि उदाहरण के तौर पर कोई आप अपने आसपास ऊंचा भूभाग देखते हैं, आप ऊंचा भूभाग देखते हैं, लेकिन कुछ वर्षों में इसमें समय भी अधिक लगता है। वह कुछ वर्षों में, 2 वर्षों में, 4 वर्षों में, 10 वर्षों में, 15 वर्षों में, 20 वर्षों में वह ऊंचा भूभाग धीरे धीरे घिसकर, अब घिसने के जो कारण हैं वह प्राकृतिक हो या मानवीय हो। प्राकृतिक कारणों के अंतर्गत आप जानते हैं कि जैसे नदियों के द्वारा या हवा के द्वारा या समुद्रों के द्वारा जो है यह भी परिवर्तन होता रहता है। हमारे धरातल का स्वरूप जो है, इसके प्राकृतिक जो शक्तियाँ हैं वह है जल, हवा और समुद्री लहरें। इनके द्वारा जो है यह परिवर्तन होता रहता है। लेकिन ये परिवर्तन मंद गति से होने वाले परिवर्तन या दीर्घकालिक भू परिवर्तन हमें आपको जो है दिखलाई नहीं पड़ते। यह जो है धीरे धीरे या बहुत ही धीरे धीरे ये परिवर्तन होते हैं। अब इन परिवर्तनों में दीर्घकालिक या मंद गति से होने
के परिवर्तन मुख्य होते हैं। 2 प्रकार के जो मुख्य परिवर्तन होते हैं तो आप लोग थोड़ा सा इस प्रकार समझ लेंगे। दीर्घकालिक भू परिवर्तन के अंतर्गत 2 क्रियाएं होती हैं। इसके अंतर्गत 2 क्रियाएं होती हैं। एक होता है वलन और दूसरा है भ्रंशन। वलन और भ्रंशन ये 2 क्रियाएं, वलन और भ्रंशन ये 2 क्रियाएं जो है दीर्घकालिक भू परिवर्तन के अंतर्गत या मंद गति से होने वाले परिवर्तन के अंतर्गत होती हैं, संपादित होती हैं। अब वलन क्या है? वलन के बारे में हम आप जान लेते हैं। जैसा कि पूर्व अध्ययन या पूर्व जानकारी के आधार पर हम आप सभी जानते हैं कि वलन पृथ्वी हमारी यह जो है पृथ्वी का आंतरिक भाग या पृथ्वी की सतह यह हमारी प्लेटों यानी प्लेटों पर चट्टानों पर आधारित है। इसके आंतरिक भाग में प्लेटें जो है वह आपस में हलचल करती हैं। प्लेटें या तो खिसकती हैं या तो वह आपस में टकराती हैं। प्लेटें या तो खिसकती हैं या आपस में टकराती हैं। जब दो प्लेटें आपस में जो है खिसकती हैं या टकराती हैं तो उसके कारण इस प्रकार की क्रियाएं होती हैं। या तो वलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है या भ्रंशन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। वलन के अंतर्गत धरातल की सतह जो है वह इस प्रकार प्रायः जब आंतरिक भूभाग में मान लीजिए एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, इन दोनों प्लेटों का टकराव आपस में दोनों प्लेटों का टकराव हो रहा है। दोनों प्लेटें एक दूसरे में जो है टक्कर मार रही हैं। तो टक्कर मारने पर जहाँ पर दबाव अधिक बनता है यह पृथ्वी के आंतरिक भाग में होने वाली हलचलों के कारण होता है। यह पृथ्वी के आंतरिक भाग में होने वाली हलचलों के कारण होता है। जब यह दोनों प्लेटें आपस में टकराती हैं तो कहीं कहीं पर हमारे धरातल का स्वरूप जहाँ पर चट्टानें या शैलें और मुलायम होती हैं, नरम होती हैं, उनमें जो है दरार न पड़ के वह इस रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। कहीं पर ऊंची हो जाती हैं, कहीं पर नीची हो जाती हैं। तो जिसमें एक जो है पर्वत पठार की आकृति नुमा जो है स्थल बन जाता है, निर्मित हो जाता है, उसे हम जो है वलन की क्रिया कहते हैं। ये वलन के द्वारा होता है। और भ्रंशन दूसरा है। भ्रंशन के माध्यम से भी हम देख लेते हैं। भ्रंशन में भी हमारे दीर्घकालिक भू परिवर्तन शक्तियाँ जो है कार्य करती हैं। इसके अंतर्गत भी जब ये दोनों प्लेटें आपस में चाहे टकरा रही हैं, चाहे आपस में इनमें खिसकाव हो रहा है, विपरीत दिशा में ये जा रही हैं। दोनों प्लेटें जब आपस में विपरीत दिशा में जो है इनका चलायन होता है, चलती हैं, तो बीच का जो भूभाग है वह रिक्त हो जाता है। और जैसा कि मैंने बताया कि आंतरिक भाग अत्यधिक उष्ण या अत्यधिक गर्मी होने के कारण, जैसा कि आपने पढ़ा है कि 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री तापक्रम कम हो जाता है, लेकिन धरातल के अंदर आंतरिक सतह में जाने पर यह हमारा आपका 1 डिग्री तापक्रम बढ़ता चला जाता है। तो उसी के अनुसार ये जो है जब प्लेटों में खिसकाव होता है या टकराव होता है तो ये हमारी चट्टानें अगर कहीं पर कमज़ोर हैं तो वह या कठोर हैं, आगे शैलों के द्वारा निर्मित है धरातल की सतह, तो वह इस रूप में परिवर्तित हो जाती है। कहीं पर यह बीच का भूभाग टूट जाता है, खिसक जाता है, एक भाग
भ्रंशन के रूप में जानते हैं, जिसे भ्रंशन के रूप में जाना जाता है। तो यह दीर्घकालीन परिवर्तन या मंद गति से होने वाले परिवर्तन के बारे में आप लोग बच्चों, मुझे आशा है, पूर्ण विश्वास है कि आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद अब जो धरातल का रूप बदलने वाले कारक के अंतर्गत जो दूसरा मुख्य कारक है वह है आकस्मिक या तीव्र भू परिवर्तन। आकस्मिक या तीव्र भू परिवर्तन। आकस्मिक या तीव्र भू परिवर्तन। आकस्मिक या तीव्र भू परिवर्तन, इसके बारे में भी हम आप थोड़ी सी जानकारी ले लें कि धरातल का रूप बदलने वाले कारकों के अंतर्गत दीर्घकालिक भू परिवर्तन और जो दूसरा मुख्य है आकस्मिक या तीव्र भू परिवर्तन। आकस्मिक या तीव्र भू परिवर्तन उसे कहते हैं कि जो एकाएक, जिसे हो सकता है कि हम आप या हम आप नहीं तो हमारे आपके सहयोगी, साथी, इत्र मित्र या हमारे आपके परिवार के सदस्यों के सामने भी ऐसी घटनाएं घटित हो सकती हैं कि जो प्रत्यक्ष रूप में उस घटना को देख लेते हैं। जैसे आकस्मिक परिवर्तन या तीव्र भू परिवर्तन उसे कहते हैं जिसके अंतर्गत भूकंप और ज्वालामुखी, भूकंप और ज्वालामुखी इस प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं। जैसा कि भूकंप के बारे में हम आप सभी जानते हैं कि भूकंप आने से धरती में बहुत बड़ा परिवर्तन, कहीं कहीं पर जहाँ पर भूकंप का केंद्र होता है वहाँ पर बहुत ही विनाशकारी घटनाएं घटित हो जाती हैं और विनाशकारी घटनाओं के घटित होने के साथ साथ वहाँ पर जो है धरातल के स्वरूप में भी या धरातल के रूप में भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि नेपाल में जो है तीव्र भूकंप के झटके महसूस किए गए थे विगत कुछ वर्षों में, और उस समय जो उसका केंद्र था, उस केंद्र के आसपास का काफ़ी बड़ा क्षेत्र वह जो है कंपन की वजह से वहाँ पर तहस नहस हो गया और वह काफ़ी पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण काफ़ी स्थानों पर जो है पर्वतों में दरारें बन गई और दरारें बनने के पश्चात वहाँ पर भूस्खलन जैसी क्रियाएं प्रारंभ हो गई। जब दरारें बन जाती हैं बच्चों, दरारें बनने से चट्टानें वह प्रायः कमज़ोर हो जाती हैं। तो वह प्रायः जो है जैसे सूर्य की ऊष्मा से चट्टानें जो है, हम आप जानते हैं सूर्य की ऊष्मा से चट्टानें फैलती हैं और जब रात्रि के समय सूर्य नहीं दिखलाई पड़ता, मौसम ठंड होता है, चट्टानों में सिकुड़न होती है, तो वह चट्टानें या शैलें टूटकर आपस में विखंडित होना प्रारंभ हो जाती है। तो यह घटनाएं जो है इस प्रकार की घटनाएं। दूसरा ज्वालामुखी, एक भूकंप है आकस्मिक या तीव्र भू परिवर्तन में और दूसरा है ज्वालामुखी। भूकंप और ज्वालामुखी। नंबर 1 भूकंप है, नंबर 2 ज्वालामुखी। भूकंप से भी तीव्र परिवर्तन होते हैं और ज्वालामुखी के माध्यम से भी हम आप जानते हैं कि हमारे धरातल का स्वरूप वह परिवर्तित हो जाता है। तो भूकंप जैसा कि 2 शब्दों से मिलकर बना है, भू और कंप। भू का अर्थ होता है धरातल, कंप का अर्थ होता है कंपन करना। कंप का अर्थ होता है कंपन करना। तो हमारा धरातल जब वह किसी भी आकस्मिक
आकस्मिक, इसके अंतर भी पृथ्वी के आंतरिक भाग में होने वाली हलचल, जैसे कि हम आप जानते हैं कि हमारे पृथ्वी पर या पृथ्वी की सतह पर कहीं कहीं पर पर्वत हैं, कहीं कहीं पर जो है महासागरों का निर्माण है। महासागरों की तलहटी में जो है नदियों के द्वारा हम आप सभी जानते हैं वह मलबा ले जाकर जो है महासागरों की तलहटी में डाला जाता है। और महासागर की तलहटी में जब दबाव बनता है तो वहाँ की प्लेटें उन पर भार पड़ने के कारण या दबाव बनने के कारण वह कभी कभी आपस में जो है दूर हो जाती हैं, खिसकती हैं या ऊपर नीचे होती हैं। तो जिससे हम आप जानते हैं कि भूकंप की उत्पत्ति होती है, जब प्लेटों में खिंचाव होता है या प्लेटें ऊपर नीचे होती हैं, तब ऐसी स्थिति में भूकंप जो है वह आता है। और भूकंप आने पर जैसे अगर महासागर में भूकंप का केंद्र है तो महासागर में भी हम आप जानते हैं कि बहुत विनाशकारी घटनाएं होती हैं, क्योंकि जब महासागरों की तलहटी में भूकंप आता है तो उस भूकंप के आने के पश्चात जो है समुद्र का जल स्तर वह तीव्रता से लहरों के माध्यम से बढ़ता है और वे लहरें समुद्र के तलहटी या समुद्र के किनारे जो है बहुत ही विनाशकारी घटनाएं जो है घटित कर देती हैं, जिसे हम आप जो है सुनामी के नाम से भी जानते हैं। सुनामी शब्द की उत्पत्ति जो है आप सभी जानते हैं कि यह जापान से हुई है, क्योंकि जापान एक ऐसा द्वीप है जहाँ पर प्रत्येक वर्ष जो है वहाँ पर भूकंप के झटके अत्यधिक महसूस किए जाते हैं या वहाँ पर भूकंप अत्यधिक आता है। भूकंप से वहाँ पर अत्यधिक विनाशकारी घटनाएं या तबाही होती है। तो सुनामी जो है हम आप सभी जानते हैं सुनामी के बारे में कि यह कितनी विनाशकारी विगत वर्षों में आए हुए भारत में आप लोगों ने देखा होगा कि उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों में सुनामी ने कितनी तबाही मचाई थी। अब उसके बाद हम बात करते हैं ज्वालामुखी की। तो ज्वालामुखी यह भी धरातल के स्वरूप को बदलने वाले कारकों के अंतर्गत आकस्मिक या तीव्र कारक माना जाता है, क्योंकि जब कभी ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो उस समय अचानक ही जो है ज्वालामुखी का उद्गार होने से धरती पर भूकंप भी आ जाता है और भूकंप के साथ साथ जिस क्षेत्र में ज्वालामुखी का उद्गार होता है उस क्षेत्र में बहुत ही भयंकर या बहुत ही भयानक विनाशकारी घटनाएं घटित होती हैं। जैसा कि ज्वालामुखी के बारे में हम सभी जानते हैं कि जब इसका उद्गार होता है तो यह पृथ्वी के आंतरिक भाग में, जिसे हम मैग्मा या लावा कहते हैं, वह पिघलता हुआ लावा या अत्यधिक तापक्रम होने के कारण वह जहाँ पर फैलता है या उसका विस्तार होता चला जाता है, जहाँ तक वह पहुँचता है वहाँ पर पूरा विनाश करता चला जाता है। और जब इसका उद्गार होता है तो उस समय पृथ्वी के आंतरिक भाग से जो है बहुत सी हानिकारक गैसें जो है निकलती हैं और कहीं कहीं पर तो ऐसा ज्वालामुखी का उद्गार होता है कि इसके मुख से जिस प्रकार से हम आप पेट्रोल या जिसे हम आप मिट्टी का तेल कहते हैं जलाते हैं और जलाने के बाद आग की लपटें निकलती हैं, उसी प्रकार से हमारी धरातल की सतह से जो है आग की लपटें निकलना प्रारंभ हो जाती हैं। तो यह ज्वालामुखी भी बहुत ही भयंकर या विनाशकारी घटनाओं को अंजाम देता है। अब ज्वालामुखी के बारे में भी हम आप जानते हैं कि कई प्रकार से जो है ज्वालामुखी कई प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका जागृत ज्वालामुखी
नंबर 2 सुषुप्त ज्वालामुखी और नंबर 3 है शांत ज्वालामुखी। जागृत ज्वालामुखी जिसके अंतर्गत हम आप जानते हैं कि यह ज्वालामुखी जो है पूर्ण रूप से सक्रिय रहता है। जब से इसका उद्गार होता है, उद्गार होने के पश्चात यह जो है धीरे धीरे इसमें से जो है लावा मैग्मा बाहर आता रहता है, गैसें बाहर आती रहती है, अग्नि के रूप में जलता रहता है और जलने के साथ साथ अपने आसपास के पूरे क्षेत्र में एक जो है विशालकाय जो है पठारों का निर्माण या ऊंचे ऊंचे पर्वतों का निर्माण जो है कर देता है। और करने के साथ साथ इसके द्वारा जो मैग्मा या जो लावा या जो ताप बाहर निकलता है वह आसपास के क्षेत्रों में फैलता हुआ विनाशकारी घटनाएं बढ़ता चला जाता है। उसके बाद नंबर 2 है आपका सुषुप्त ज्वालामुखी। सुषुप्त ज्वालामुखी के अंतर्गत हम आप देखते हैं कि प्रायः इस प्रकार की घटनाएं होती हैं कि वह ज्वालामुखी कुछ समय उसमें उद्गार होता है और पुनः जो है शांत हो जाती है। और शांत होने के साथ ही साथ कुछ समय के पश्चात विगत कुछ वर्षों में 10 वर्षों में 15 वर्षों में 20 वर्षों में 50 वर्षों में उसमें पुनः जो है ज्वालामुखी की उत्पत्ति हो जाती है।